Hello everybody, I am Akriti Kuthyala and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. We were discussing the topic compression members. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far, we've covered an introduction to IS 800-2007 bolted connections, welded connections, tension members, and in compression members, we've completed analysis of I-section, single angle strut, and double angle strut. We've discussed numerical problems based on all the three of them. Then we've covered design of axially loaded compression members, in which we've covered an I-section, single angle strut and double angle strut and discussed numerical problems based on it. In today's lecture, we'll be discussing what are the various types of compression members and what are built-up connections. Then we'll be discussing what is lacing and what are battens. So stay tuned. अगर हम compression members की बात करें तो हम words सुनते हैं जैसे कि stanchion, column and post. So ये सारी चीजें almost similar हैं. इनमें क्या बोलते हैं हम इन्हें is a vertical compression member supporting floors or girders in a building. These compression members are subjected to heavy loads. तो मतलब जब भी हम heavy load को resist करना चाहते हैं तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम extension column या post यूज कर सकते हैं जो एक vertical compression member है और क्या सपोर्ट करता है, फ्लोर्स को सपोर्ट करता है, गर्डर्स को सपोर्ट करता है और हम हेवी लोड्स के लिए इनको यूज करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास कंप्रेशन मेंबर आता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रट. सो स्ट्रट इज अ कंप्रेशन मेंबर यूज्ड इन द रूफ ट्रस. हमने देखा है सिंगल एंगल स्ट्रट क्या होता है, डबल एंगल स्ट्रट क्या होता है. तो हम स्ट्रट्स कहाँ यूज करते हैं, रूफ ट्रस में या फिर हम ब्रेसिंग में यूज करते हैं. इट इज स्मॉल इन स्पैन. अब यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रट का कि इसका स्पैन छोटा होगा और यहाँ पे जो लोड होगा वो भी क्या होगा, कम. सो इट स्मॉल इन स्पैन एंड इज अ लाइटली लोडेड कंप्रेशन मेंबर. अब स्ट्रट जो है वो या तो कॉन्टिन्यूस हो सकता है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है. हमने न्यूमेरिकल्स में देखा था कि हम बोलते थे कॉन्टिन्यूस स्ट्रट या फिर डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रट. तो कॉन्टिन्यूस स्ट्रट क्या होता है, इट इज अ कंप्रेशन मेंबर विच इज कॉन्टिन्यूस ओवर अ नंबर ऑफ जॉइंट्स. जब बहुत सारे जॉइंट्स के ऊपर सेम ही स्ट्रट पास कर रहा है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूस स्ट्रट. कहाँ पे होता है, सच एज अ टॉप कॉर्ड मेंबर. हमने ये ड्राइंग के लेक्चर में देखा था कि टॉप कॉर्ड मेंबर क्या होता है, ऑफ अ ब्रिज ट्रस, गर्डर, प्रिंसिपल राफ्टर ऑफ अ रूफ ट्रस एक्सेट्रा. तो वहां पे ये स्ट्रट्स कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस हैं. स्ट्रट क्या होगा, जिस मेंबर में कंप्रेसिव लोड आ रहा है आपके ट्रस में. नेक्स्ट है discontinuous strut. Discontinuous strut is a compression member which extends between two adjacent joints. तो मतलब ये सिर्फ दो ही joints के बीच में अकर करेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, discontinuous strut. अगर बहुत सारे joints के ऊपर से या से एक ही compression member पास कर रहा है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, हम उसे continuous strut बोल सकते हैं जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है. अब बात करते हैं बिल्ट अप कॉलम्स की. सो बिल्ट अप कॉलम नाम से ही पता चल रहा है कि आप क्या करेंगे, आप रोल्ड स्टील को डायरेक्टली नहीं यूज करेंगे, आप कुछ कंपोनेंट्स लेंगे और उन कंपोनेंट्स को जॉइन करके एक नया सेक्शन बनाएंगे. तो कंपोनेंट्स हियर आर जॉइंड. द साइज एंड शेप ऑफ अ स्टैंडर्ड रोल्ड स्टील सेक्शन, जैसे हम रोल्ड स्टील सेक्शन देखते हैं ISHB, ISMB, इस तरीके से जो हम सेक्शंस पढ़ते हैं या देखते हैं, दे आर लिमिटेड इन नंबर. ऑब्वियसली हमारे पास स्टील टेबल्स में या IS हैंडबुक नंबर 1 में कुछ ही सेक्शंस दे रखे हैं. अब ये एक लिमिटेशन है हमारे पास क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो सेक्शंस अवेलेबल हैं, रोल्ड स्टील जो अवेलेबल है वो आपकी सारी कंडीशंस में जो रिक्वायरमेंट है लोड की उसको सेटिस्फाई कर सकें. तो हम क्या करते हैं, व्हेन रोल्ड स्टील सेक्शंस आर अनएबल टू टेक द लार्ज लोड, जब बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है और रोल्ड स्टील सेक्शन जो अवेलेबल है हमारे पास मार्केट में वो इतना लोड नहीं ले पाते, तो हम सेक्शंस को बिल्ट मतलब बिल्ड कर देते हैं. मतलब कि आप इन रोल्ड स्टील सेक्शंस में ही कुछ एडिशन कर सकते हैं ताकि
जो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। फिर है व्हेन अ स्पेशल शेप ऑफ अ सेक्शन इज रिक्वायर्ड। एक तो हमने रीजन देखा कि आप बिल्ट अप सेक्शन कब बनाएंगे, जब आपको लार्ज लोड चाहिए जो रोल्ड स्टील सेक्शन नहीं ले सकता। नेक्स्ट कब लेंगे आप, जब आपको एक स्पेशल शेप चाहिए। कई बार हमारे पास जो स्पेस है उसका रिस्ट्रेंट होता है, या आपका जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है उसका कुछ रिक्वायरमेंट होता है, और रोल्ड स्टील के जो स्ट्रक्चर्स हैं या मेंबर्स हैं, सेक्शंस हैं, वो आपकी स्पेशल शेप को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो आपको उस केस में क्या करना होगा, आपको कॉलम्स बिल्ट अप करने होंगे कंपोनेंट्स को जोड़ के। तो उस केस में आप बिल्ट अप सेक्शंस बनाएंगे। नेक्स्ट थर्ड केस है जब आपको लार्ज रेडियस ऑफ जायरेशन चाहिए। अभी तक हम देख रहे थे कि रेडियस ऑफ जायरेशन हमें चाहिए तो मिनिमम होता है, पर उस मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू हमें क्या चाहिए होती है, बड़ी चाहिए होती है, लार्ज चाहिए होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन काफी बड़ा हो ताकि आप लोड रेजिस्टेंस भी अपने कॉलम की इंक्रीज कर सकें या कंप्रेशन मेंबर की इंक्रीज कर सकें, तो उस केस में भी हम क्या यूज करते हैं, बिल्ट अप सेक्शन यूज करते हैं। So when a large radius of gyration is required to satisfy the design requirements like slenderness ratio or lambda VV value, a built-up section is used. तो ये तीन conditions है जहाँ पे हम built-up section को use करना prefer करते हैं। Next आता है for an economical design of heavily loaded long columns, the least radius of gyration of the column section needs to be maximum। जैसा हमने यहाँ पे बात करी कि आर मिनिमम हम क्या चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि ये काफी लार्ज हो, बड़ा हो, ताकि हमारी स्लेंडरनेस रेशियो डिक्रीज कर सके। Then is to achieve this, the rolled or fabricated sections are so designed to keep the sections away from the centroidal axis of the column and are connected by some connecting systems known as lattice system। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज आपके पास ये आई सेक्शन है, आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, जो हमारे पास सेंट्रोइडल एक्सिस है, हम उसको इस तरीके से क्रिएट कर दें, इस तरीके से ऑब्टेन करें कि आपका जो मास है वो अवे हो जाए फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस। जैसे कि अगर हम एंगल सेक्शंस, डबल एंगल सेक्शंस की बात करें, तो इस तरीके से हमारे पास डबल एंगल सेक्शंस थे। हमारा वाई वाई एक्सिस अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाई वाई एक्सिस एक एंगल का ये था, दूसरे एंगल का ये था। तो जब हमने इनको कंबाइन किया, इनको बिल्टअप किया, तो ये वाई वाई एक्सिस कहाँ पहुंच गया, इधर आ गया। तो जो परपेंडिक अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करता है तो रेडियस ऑफ जायरेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इंक्रीज करने से। अब अगर रेडियस ऑफ जायरेशन इंक्रीज कर रहा है तो मतलब हमारे लैम्डा की वैल्यू, जो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू है, वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। स्लेंडरनेस रेशियो डिक्रीज कर जाएगा तो पी डी, जो हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ है, वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करके हमने क्या इंक्रीज कर दिया, अपनी डिजाइन स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे इस बिल्टअप सेक्शन को देखें, ये y1 था एक्सिस, ये y2 एक्सिस था इस पर्टिकुलर चैनल के लिए। तो जो हमने दो चैनल्स बैक टू बैक कंबाइन करे हैं, ये हमारा लैटिस सिस्टम है जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीछे पिछली स्लाइड में, कि आप कनेक्ट करेंगे और जो कनेक्टिंग एलिमेंट्स हैं उनको मिला के हम क्या फॉर्म कर देते हैं, लैटिस सिस्टम फॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने जो वाई वाई एक्सिस है उसको इस एक्सिस पे ले आया है, इसकी वजह से क्या होगा, आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी होगी ताकि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकें। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या हो रहा है, आप इस पर्टिकुलर टर्म को ऐड कर रहे हैं। जब आप इस टर्म को ऐड कर रहे हैं मतलब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करके हमने अभी देखा कि हम कैसे डिजाइन स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। So in the adjoining figure, the y-axis of the entire section has shifted। यहाँ से यहाँ पे पहले एक सेक्शन के लिए ये था, दूसरे सेक्शन के लिए ये था, अब कंबाइंड सेक्शन के लिए कहाँ शिफ्ट हो गया है, इधर शिफ्ट हो गया है, सेंटर में आ गया है, जिसकी वजह से the total moment of inertia of the entire section is
increased. कैसे increase किया? Parallel access theorem से increase किया. This increase in moment of inertia ultimately leads to increase in the minimum radius of gyration of the section, thereby increasing its strength. जैसा अभी हमने last slide में देखा था. Such columns are also known as latticed columns or open columns. तो built up columns को आप simply क्या बोल सकते हैं? Built up columns का एक और नाम होता है जिसे हम बोल सकते हैं open columns. So open columns जो है वो सिंपली बिल्ट अप कॉलम्स है. पर जब आप लेसिंग भी यूज करते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं उनको? लैटिस्ड कॉलम. तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? लेसिंग भी यूज कर रहे हैं. अब हम बात करेंगे कि ये कैसे कैसे सेक्शंस हम यूज कर सकते हैं. कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बिल्ट अप कॉलम्स के. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 चैनल सेक्शन थे. इन 2 चैनल सेक्शन को यहाँ पे हमने लेसिंग सिस्टम से कनेक्ट किया है. ये हैच्ड आपको प्लेट्स दिख रही हैं, ये हमने टाई प्लेट्स हैं, इनसे हमने कनेक्ट किया है लेसिंग सिस्टम से. यहाँ पे हमने एक बॉक्स सेक्शन बनाया है 4 एंगल्स को यूज करके. सो दीज आर चैनल्स फेस टू फेस क्रॉस सेक्शन. यहाँ पे एंगल्स कनेक्टेड बाय लेसिंग, 4 एंगल्स को कनेक्ट करके. यहाँ पे हमने चैनल्स को बैक टू बैक कनेक्ट किया है. यहाँ फेस टू फेस कनेक्ट किया है और यहाँ पे हमने बैक टू बैक कनेक्ट किया है. अब वो कहता है कि ये तो बहुत, और ऐसे करके आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बिल्ट अप कॉलम के क्रॉस सेक्शंस बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट. In the design of built-up columns, the following conditions are considered. तो ये conditions आपको consider करनी होगी. Buckling of column as a whole under the axial load, buckling of the component column of the component of a column, failure of lattice members and distortion of cross section. तो ये सारे क्या हैं? ये failure modes हैं आपके built-up column के. तो built-up column कैसे fail करेगा? इन 4 तरीके से fail कर सकता है. उसे और समझने के लिए अगर आप देखें तो हम बोल रहे हैं कि कैसे फेल करेगा. या तो पूरा का पूरा ही आपका बिल्टअप कॉलम क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा. जैसे यहाँ पे बकल कर गया है तो यहाँ पे पूरे कॉलम की, होल कॉलम की क्या हो गई है? बकलिंग हो गई है. तो आपने अपने कॉलम को क्या बोल दिया? फेल. अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है आपके कॉलम का, वो क्या कर गया है? फेल कर गया है. तो फेलियर ऑफ द मेन कंपोनेंट. अब मेन कंपोनेंट कौन से हैं? ये वर्टिकल मेंबर्स हैं ये मेन कंपोनेंट्स हैं, और जो ये डायगोनल मेंबर्स हैं ये आपकी लेसिंग्स हैं. तो ये मेन कंपोनेंट नहीं है, ये सिंपली आपकी लेसिंग है, और जो वर्टिकल मेंबर्स हैं वो आपके मेन कंपोनेंट है. नेक्स्ट आता है फेलियर कि आपकी लेसिंग फेल कर गई है. मेन कंपोनेंट को हम रिब भी बोलते हैं या रिब्स भी बोला जाता है. नेक्स्ट फेलियर है अगर आपकी जो ये लेसिंग है ये भी क्या कर जाए? फेल कर जाए. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लेसिंग है ये बल्ज कर गई है. ये अब स्ट्रेट नहीं रही है, ये थोड़ी सी बल्जिंग हो गई है इसमें, या बकलिंग हो गई है इसमें. तो फेलियर ऑफ द लेसिंग. तब भी आप क्या मानेंगे कि आपका कॉलम जो है या कंप्रेशन मेंबर जो है वो फेल हो गया है. नेक्स्ट है कि जब आपका क्रॉस सेक्शन जो है कॉलम का वो डिस्टॉर्ट हो जाए. हमने जब इनिशियली कॉलम बनाया था तो वो सेक्शन कैसा था? वो बॉक्स सेक्शन था. पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फिगर में कि सेक्शन कैसा हो गया है? स्क्यू हो गया है. ये कैसा सेक्शन है? स्क्यूड सेक्शन है. मतलब इसने अपना जो स्क्वायर शेप था उसको खो दिया है और ये स्क्यू कर गया है. तो इस टाइप को भी हम क्या बोलेंगे? डिस्टॉर्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन. और ये भी क्या है? एक टाइप का फेलियर है आपके कॉलम का या कंप्रेशन मेंबर का. नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं लेसिंग क्या होती है. लेसिंग इज सिंपली मेड अप ऑफ फ्लैट्स और एंगल सेक्शंस. तो 2 चीजें आप क्या यूज कर सकते हैं लेसिंग बनाने के लिए? या तो आप फ्लैट्स यूज कर सकते हैं या फिर आप एंगल सेक्शन यूज कर सकते हैं. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, ये लेसिंग हम यूज कर क्यों रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस लेसिंग? आपने इस प्रीवियस स्लाइड में देखा कि लेसिंग होती क्या है. अब ये है कि इसे हम यूज क्यों करें. The purpose of lacing is to hold the various parts of the column straight, parallel and at correct distance apart. तो मेन 3 फंक्शन क्या हो गए? एक तो पहले स्ट्रेट रखना है अपने मेंबर्स को, जो भी मेन मेंबर्स हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं आपके कॉलम के, उनको पैरेलल रखना है. जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं ये मेंबर मेन मेंबर है, ये मेंबर भी मेन मेंबर है. अगर आप यहाँ देखें तो दिस इज द मेन मेंबर, दिस इज ऑल्सो द मेन मेंबर.
तो इनको हमने क्या रखना है, स्ट्रेट रखना है, इनको हमने पैरेलल रखना है, और हमने क्या करना है कि ये जो हैं दोनों मेंबर्स ये एक करेक्ट डिस्टेंस दूरी पे रहें, ये ना ज्यादा पास आए ना ये ज्यादा दूर जाए अंडर ऑपरेशन. सो एंड टू इक्वलाइज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये तीन यूजेस तो हमने डिस्कस करे थे. अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यूज क्या है कि स्ट्रेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, टू इक्वलाइज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन वेरियस पार्ट्स. सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये डिस्कस करता है कि लेसिंग के यूजेस क्या होते हैं. लेसिंग इज बेसिकली सम inclined members between two compressive vertical members. तो अगर आप ये फिगर देखें, यहाँ पे वर्टिकल मेंबर्स हैं जो ये मस्टर्ड कलर में शो हो रहे हैं, और इंक्लाइंड मेंबर्स कौन से हैं जो ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं. तो ये जो ये इंक्लाइंड मेंबर्स हैं ये क्या है, हमारी लेसिंग है. तो दिस इज द लेसिंग, इंक्लाइंड मेंबर्स. अब हम आगे देखते हैं. लेसिंग इज प्रिफर्ड इन केस ऑफ इसेंट्रिक लोडिंग. तो एक और यूज आ गया हमारे पास, फिफ्थ यूज. कब करेंगे, जब आपकी लोडिंग इसेंट्रिक है. Sometimes besides flat and angle sections, channel sections and tubular sections are also used. तो हमने दो sections देखे थे कि आप flat section को use कर सकते हैं, आप एक angle section को use कर सकते हैं. फिर ये last point में बोल रहा है कि आप channel section को भी use कर सकते हैं. वो कौन से channel section use करेंगे, जो light है, या फिर आप box sections भी use कर सकते हैं lacing बनाने के लिए. तो ये तीनों section, चारों sections हम use कर सकते हैं, पर common कौन से हैं, कॉमन ये पहले दो सेक्शंस हैं. फिर हमें बोलता है कि डिपेंडिंग ऑन द लोड एक्टिंग ऑन द कंप्रेशन मेंबर वी हैव सिंगल लेसिंग फॉर लोअर लोड एंड डबल लेसिंग फॉर हायर लोड. तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट फिगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डायगोनल मेंबर है, तो इसे हम बोल रहे हैं सिंगल लेसिंग. ये फिगर 10 में दे रखा है IS 800 2007 के. तो ये कैसा सिस्टम है, सिंगल लेस्ड सिस्टम है. पर अगर यहाँ पे देखें आप तो दो डायगोनल्स दे रखे हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, डबल लेसिंग सिस्टम. तो डबल लेसिंग सिस्टम तब यूज किया जाता है जब लोड ज्यादा है, और सिंगल लेसिंग सिस्टम तब यूज किया जाता है जब लोड कम है. फिर क्लॉज 7.6 of IS 800 2007 describes the general requirements of lacing member design. तो क्लॉज 7.6 को आप रेफर कर सकते हैं IS 800 2007 के. पहला क्लॉज देखते हैं 7.6.1.1. Members comprising two main components, laced and tied, should, where practicable, have a radius of gyration about the perpendicular axis to the plane of the lacing not less than the radius of gyration about the axis parallel to the plane of lacing. तो यहाँ पे पहले समझते हैं कि perpendicular to the plane of lacing कौन सा है और parallel कौन सा है. तो अगर मैं ये ZZ axis बनाऊं तो ये ZZ axis क्या है, this is parallel to the plane of lacing. parallel कैसे हुआ, अगर आप ये क्रॉस सेक्शन देखें तो लेसिंग हमारा ये मेंबर है जो हमने हैच कर रखा है, इसके पैरेलल है ये एक्सिस. तो ये कैसा हो गया, ZZ एक्सिस इज पैरेलल. अब परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा हो गया, ये YY एक्सिस जो है ये कैसा एक्सिस है, लेसिंग के परपेंडिकुलर है. तो ये क्लॉज हमें क्या बोल रहा है, ये हमें सिंपली बोल रहा है कि जो R YY की वैल्यू है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू R Z होनी चाहिए. मतलब कि ये जो ZZ एक्सिस हमारे पास है इसमें जो रेडियस ऑफ जायरेशन आ रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस. तो आप सिंपली क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं R YY शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू R ZZ. यही इस क्लॉज का मतलब है. नेक्स्ट वो क्लॉज बोलता है, क्लॉज 7.6.1.2, as far as practicable the lacing system shall be uniform throughout the length of the column. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोड बोलता है कि आप लेसिंग अगर यूज कर रहे हैं तो पूरी लेंथ के लिए आप उसे यूनिफॉर्मली यूज करेंगे. आप ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं पे आपने लेसिंग यूज करी कहीं पे नहीं यूज करी, या कहीं पे डिफरेंट टाइप की लेसिंग यूज करी कहीं पे डिफरेंट टाइप की लेसिंग यूज करी थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कॉलम. नेक्स्ट वो कहता है क्लॉज 7.6.1 में
कि since laced systems on opposite face of the components are being laced together shall preferably be in the same direction so that one is the shadow of the other instead of being mutually opposed in direction. तो इसे अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो वो क्या बोल रहा है हमें कि अगर मैं इस सेक्शन को देखूं तो ये सेक्शन मैंने क्या नाम दे दिया है, इसे हम बोल रहे हैं फेस बी आप बोल सकते हैं, या इसे आप फेस ए बोल सकते हैं जैसा कोड में दिया है. दिस इज फेस ए एंड दिस इज फेस बी. तो कोड कहता है कि जो फेस ए पे आपने लेसिंग लगाई है जिस इंक्लिनेशन पे जिस डायरेक्शन में, वैसे ही फेस बी पे होनी चाहिए. पर उसको सिंपल कैसे समझ सकते हैं कि ये दोनों मिरर इमेजेस होनी चाहिए. ये कैसा होना चाहिए? मिरर इमेज. तो अगर आप इस फिगर में देखें ये सिंगल लेस सिस्टम है. ये अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे मिरर है, ये है लेसिंग ऑन फेस ए और ये है लेसिंग ऑन फेस बी. तो आप देख सकते हैं कि ये लेसिंग कैसी है? मिरर इमेज है एक दूसरे की. अगर आप इस लेसिंग को मिरर में देखेंगे तो आपको ऐसी दिखाई देगी, अगर आप इसमें लेसिंग को मिरर में देखेंगे तो आपको ऐसी दिखाई देगी. तो सिंपली इस क्लॉज का मतलब है कि जो लेसिंग फेस ए पे है और फेस बी पे है वो कैसी होनी चाहिए? मिरर इमेज होनी चाहिए. द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो KL by RE of laced columns shall be taken as 1.05 times the KL by R not the actual maximum slenderness ratio in order to account for shear deformation effects. तो shear deformation के effects को account करने के लिए जब आप lacing वाले कॉलम की इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आप उसको किससे कैसे इंक्रीज कर देंगे? आप उसको 1.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो इंक्रीज हो जाए बाय 5%. तो आपने 5% स्लेंडरनेस रेशियो इंक्रीज कर दी जैसे ही आपने अपने कॉलम में लेसिंग इंट्रोड्यूस किया. तो ये इंपॉर्टेंट है. और ये कौन दे रहा है हमें? क्लॉज 7.6.1.5. ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितना इंक्रीज होता है अगर आप लेसिंग यूज करते हैं कॉलम में इन द स्लेंडरनेस रेशियो. फिर हमें बोलता है इन लेसिंग सिस्टम्स इट इज प्रिफर्ड टू हैव बोल्टेड कनेक्शंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप लेसिंग सिस्टम यूज करते हैं हम प्रेफर करते हैं कि हम बोल्टेड कनेक्शंस यूज करें, बोल्ट्स यूज करें ओवर वेल्डिंग, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर देता है. वेल्डिंग जो होती है वो रिजिड होती है. The bolt should be placed at the edges and also at the center in case of double laced system. तो अगर आप यहाँ पे देखें कि सिंगल लेस सिस्टम है तो हमने बोल्ट्स कहाँ प्रोवाइड करें? हमने सिर्फ एजेस पे बोल्ट्स प्रोवाइड करें यहाँ पे. और अगर आप डबल लेस सिस्टम देखें तो हमने एजेस पे तो बोल्ट्स प्रोवाइड करे हैं, साथ में हमने कहाँ बोल्ट प्रोवाइड किया है? सेंटर में भी प्रोवाइड किया है. तो सिंगल लेस के लिए एजेस में चाहिए और डबल लेसिंग के लिए सेंटर एज वेल एज एजेस पे आपको बोल्ट्स प्रोवाइड करने होंगे. अब क्लॉज 7.6.2 बोलता है विड्थ ऑफ द लेसिंग बार्स. तो वो बात कर रहा है कि ये विड्थ कितनी होगी आपके लेसिंग बार की. आप कुछ बोल्ट यूज कर रहे हैं, बोल्ट डायमीटर, तो मैं उसको बोल देती हूँ दैट इज इक्वल टू डी. फिर वो बोलता है कि ये जो विड्थ W है आपके लेसिंग बार की, इसे हम लिख सकते हैं द मिनिमम विड्थ ऑफ द लेसिंग बार शैल बी 3 टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द एंड बोल्ट. तो W शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डी. तो ये हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है विड्थ ऑफ द लेसिंग बार के लिए. अगेन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे, एमसीक्यू टाइप एग्जाम्स के लिए. फिर थिकनेस ऑफ लेसिंग बार्स. अब हमने फ्लैट यूज करा है या आप एंगल सेक्शन यूज करो तो थिकनेस कैसे होगी? द थिकनेस ऑफ फ्लैट लेसिंग बार्स. अब हम फ्लैट की बात कर रहे हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली इस क्लॉज में. shall not be less than 1/40 of the effective length for a single lacing. तो जो सिंगल लेसिंग है उसकी इफेक्टिव लेंथ का 1/40th पार्ट जो है वो आपने लेना है एज थिकनेस ऑफ द लेसिंग. और अगर डबल लेसिंग आप यूज कर रहे हैं तो वो कहता है कि 1/60th of the effective length of the double lacing. तो 1/60 of KL of double lacing आपको यूज करना है. नेक्स्ट बोलता है कि रोड सेक्शंस और ट्यूब्स ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ में बी परमिटेड इंस्टेड ऑफ फ्लैट्स
फॉर लेसिंग। तो आप रोल सेक्शंस जैसे हमने डिस्कस किया था, चैनल, एंगल, बॉक्स सेक्शन आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। आप देख सकते हैं कि ये हमने बात करी थी कि लेसिंग मेंबर्स हमेशा कैसे होंगे, इंक्लाइंड होंगे। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है, इसके लिए क्लॉज 7.6.4 बोलता है दैट लेसिंग बार्स वेदर इन डबल और सिंगल सिस्टम्स shall be inclined at an angle not less than 40 nor more than 70 to the axis of the built up member। तो axis of the built up member क्या है? ये हमारा axis of the built up member है और ये आपकी इंक्लिनेशन है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो एंगल थीटा है वो क्या होना चाहिए? थीटा शुड बी not less than, theta should be greater than equal to 40 and less than equal to 70। तो ये हमें क्लॉज 7.6.4 अगेन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। जनरली हम कितना एंगल प्रोवाइड करते हैं? 45 डिग्रीज का एंगल प्रोवाइड किया जाता है लेसिंग की इंक्लिनेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैटन्स। सो बैटन्स हमें क्लॉज 7.7 में डिस्क्राइब किए गए हैं आईएस कोड के। Battens are plates or any other rolled sections used to connect the main components of compression members। तो इन शेडेड मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? बैटन्स बोलते हैं। तो ये प्लेट्स भी हो सकती है या कोई भी आप रोल्ड सेक्शन यूज कर सकते हैं पैटर्न्स बनाने के लिए। जनरली एंगल हम यूज कर सकते हैं या प्लेट्स यूज कर सकते हैं। Battens should be placed opposite to each other on two parallel faces of the compression member। मतलब अगर ये आपके पास compression member है तो इसके exactly opposite faces पे आपने क्या place करना है? बैटन को place करना है इस तरीके से। तो ये exactly opposite होंगे। They should be uniformly spaced। Uniformly spaced मतलब कि अगर आपकी ये कॉलम की लेंथ है तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे हमने स्पेसिंग कम कर दी, यहाँ पे ज्यादा कर दी, फिर उसके बाद हमने इस तरीके से स्पेसिंग दे दी। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों स्पेसिंग्स क्या है? अलग हैं। तो आप ऐसे अलग अलग स्पेसिंग नहीं दे सकते। आपको क्या देनी होगी? आपको सेम स्पेसिंग देनी होगी throughout the length of the column, uniformly spaced होने चाहिए। Battens are used when the compression members are loaded heavily axially। तो यहाँ पे हमें यूज बता रहा है बैटन्स का। कब यूज करते हैं? जब ज्यादा लोड होता है और आपका बैटन जो है वो एक्सियली लोडेड है, हेवीली लोडेड है। और कौन से डायरेक्शन में? एक्सियल डायरेक्शन में। Unlike lacing members which are inclined, battens are perpendicular to the axis of the column। तो अगर आप देखें एक्सिस ऑफ द कॉलम क्या कौन सा है? ये वाई वाई एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो ये एक्सिस ऑफ द कॉलम है। अब हमारा जो बैटन है वो कैसे पोजीशन किया जाएगा? वो परपेंडिकुलरली पोजीशन किया जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगा। अगर आपका एक्सिस ऑफ द कॉलम वर्टिकल है तो आपका बैटन कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। अनलाइक लेसिंग मेंबर्स जो कैसे होते थे? इंक्लाइंड। लेसिंग आप इंक्लाइंड प्लेस करेंगे और बैटन्स आप हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे टू द एक्सिस ऑफ द कॉलम। दैट इज इफ कंप्रेशन मेंबर्स से कॉलम्स आर वर्टिकल, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, तो बैटन्स कैसे प्लेस किए जाएंगे? हॉरिजॉन्टली प्लेस किए जाएंगे। अब क्लॉज 7.7.1.3 बोलता है कि batten plates are placed such that the compression member is divided into a minimum of 3 bays। अब 3 bays का क्या मतलब हुआ? आपके पास ये एक कॉलम सेक्शन है, इसमें ये हमारे पास बैटन्स अवेलेबल हैं। तो इन बैटन्स में वो कहता है कि आपने इस तरीके से इन बैटन्स को प्लेस करना है या इनका नंबर इस तरीके से डिसाइड करना है कि आप मिनिमम कितनी बेस फॉर्म कर सकें? आप 3 बेस फॉर्म कर सकें मिनिमम। So clause 7.7.1.3 says the battens shall be placed opposite to each other at each end of the member। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपोजिट रखना होगा हमें बैटन को। फिर वो बोलता है कि at each end of the member and points where the member is stayed in its length and as far as practicable be spaced and proportioned uniformly throughout। ये हमने देखा था कि uniformly आपको प्लेस करना होगा बैटन्स को। The number of battens shall be such that the member is divided into not less than 3 bays within the actual length from center to center of end connections। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली उसने हमें क्या बताया है? इनडायरेक्टली हमें बता रहा है कि मिनिमम 3 बेस होनी चाहिए
यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होना चाहिए और ऑपोजिट जगहों पे आप इसे प्लेस करेंगे दोनों फेसेस पे। फिर कहता है the battens are provided so that the strength along both axes becomes equal to the radius of gyration along the y-axis becomes equal to the radius of gyration along the x-axis. Although clause 7.1.1 बोलता है कि लेसिंग की तरह आर वाई वाई रेडियस ऑफ gyration in the y direction should be greater than equal to the radius of gyration in the x direction, पर हम क्या यूज करते हैं, जो प्रैक्टिकली यूज किया जाता है वो ये होता है कि दोनों डायरेक्शंस में रेडियस ऑफ gyration क्या रहे, ऑलमोस्ट इक्वल रहे। पर clause 7.7.1.1 के अकॉर्डिंग आर वाई वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर एक्स एक्स। फिर हमारे पास आता है the battens at the ends of the columns are called end battens। जो आपने ends पे प्रोवाइड करे हैं पैटर्न्स उनको हम end battens बोल देंगे, जो आपने बीच में प्रोवाइड करे हैं उन्हें हम क्या बोल देंगे, इंटरमीडिएट battens। तो ये सिर्फ इनके नाम है। Battened columns are uneconomical, very important। ये uneconomical होते हैं as compared to laced columns, इसलिए इनको rarely यूज किया जाता है। The effective slenderness ratio of battened columns shall be taken as 1.1 times the maximum actual slenderness ratio of the columns to account for shear deformation। तो यहाँ पे अगेन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको जो स्लेंडरनेस रेशो है उसको इंक्रीज करना होगा 10% से टू अकाउंट फॉर द इंक्लूजन ऑफ पैटर्न्स इन योर डिजाइन। तो यहाँ पे आप स्लेंडरनेस रेशो को 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1.1। So in this lecture we covered what are built up columns, what is lacing and what are battens. I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.